नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके क्लास के लिए पर्यावरण से संबंधित 50 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन टेट, सीटेट और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता परीक्षा के जो 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण भारत में इंडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान करता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रामीण भारत में इंडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान करता है। तो इंडोर भारत में वायु प्रदूषण डीजल इंजन, कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्र, बायोमास जलाना, वाहन उत्सर्जन। दोस्तों, बायोमास का मतलब क्या होता है। बायोमास का मतलब होता है जैविक अपशिष्ट, जैसे लकड़ी, कंडा और गन्ने की खोई, पुआल। ये तो डीजल इंजन ये इंडोर यानी घर के अंदर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों। तो सबसे बड़ा कारण है बायोमास जलाना। क्या है दोस्तों, बायोमास जलाना। तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन स्पष्टीकरण देखिए। विकल्प सी, लकड़ी, गोबर, कोयले आदि का अपशिष्ट पारंपरिक चूल्हे पीएमसीओ मतलब पीएम स्तर होता है, पर्टिकुलर मॉडल होता है, सीओ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन छोड़ते हैं। इनसे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों में। ऊर्जा की कमी वाले घरों में यह चिंता का विषय है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। जैविक निकाय जल निकायों में जैविक प्रदूषकों का सूचक है। तो क्या है दोस्तों, पीएचबी, बीओडी, टीडीएससी और डीओ। तो ऑप्शन आ जाएगा बीओडी। क्या आ जाएगा, बीओडी। ये विकल्प सही भी ये देखिए दोस्तों, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होती क्या है दोस्तों, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्या है, बीओडी का मतलब क्या होता है। यह बीओडी का मतलब है कि अधिक कार्बनिक अपशिष्ट मौजूद है। अपशिष्ट को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को इंगित करता है। नदियों और झीलों में पानी की गुणवत्ता का आकलन का उपयोग करता है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब प्रदूषण का स्तर यानी वातावरण में सल्फर की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जब पानी गिरता है तो सल्फर जल के साथ क्रिया करके H2SO4 या HCl गैसें हानिकारक गैसें बनाती है। तो देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी मीथेन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन सल्फर। तो विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। विकल्प बी सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये H2SO4 बनाती है। ठीक है, जो एसिड है एक। दोस्तों, मीथेन ओजोन परत को नुकसान करती है, ओजोन परत को मीथेन। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे देखिए। इस पर क्या कह रहा है, SO2 और NO2 और NO नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और अम्लीय वर्षा पानी और वास्तुकला को नुकसान करते हैं। दोस्तों, अम्लीय वर्षा क्या होता है कि एसिड सहित पानी होता है। जैसे ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी गिर रहा है, एसिड गिर रहा है तो रंग पीला होने लगा। अच्छा, कभी कभी कहते हैं गांव में कि पहले पानी से नहीं नहाना चाहिए। वजह यही है कि पहले पानी से नहाओगे तो फोड़े फुंसी हो जाएंगे। वजह क्या है कि जब पहला पानी गिरता है तो वातावरण में SO2 अधिक रहती है और वो क्रिया करके वही ज़्यादा गिरती है, इसलिए गांव में ये कहावत रहती है। ओजोन की परत के लिए कौन सा प्रदूषक सबसे अधिक हानिकारक है। दोस्तों,
क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं, सबसे हानिकारक है सबसे ज़्यादा मीथेन, CH4, CFC और सीसा लेड PP। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है? CFC। ये निकलती है दोस्तों रेफ्रिजरेटर AC से, सबसे ज़्यादा हानिकारक यही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है दोस्तों, स्थिर गैसें जो समताप मंडल पर पहुंचती हैं और क्लोरीन छोड़ती हैं। क्लोरीन अणु ओजोन अणु के विनाश को प्रेरित करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 के तहत पूछा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किस एक की अधिकता के कारण होता है? दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? छोटे बच्चों में उनका शरीर नीला पड़ने लगता है हल्का। तो किसी की अधिकता के कारण होता है? सीसा, आर्सेनिक, नाइट्रेट और पारा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है बच्चों का ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी इसका ऑक्सीजन O2 भी दिए हों, O2 और नाइट्रेट दोनों दिए हों, तो ऑप्शन हम O2 करेंगे। ठीक है। क्या होता है? पानी में नाइट्रेट शिशुओं में ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालते हैं। हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में परिवर्तित करते हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से संबंधित। अगला दोस्तों, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निम्नलिखित में से कौन से सभी विकल्प शामिल, निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है? कौन? क्या कह रहा है? PM2.5 पार्टिकुलर मैटर्स यानी छोटे छोटे कण, ये भी शामिल है। COC ये भी शामिल है। NH3 नहीं, अमोनिया नहीं शामिल है। और ओजोन भी शामिल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। और PM3 पर्टिकुलर मैटर 2.5 ये भी शामिल है। 2.5 शामिल है। दोस्तों ये छोटे छोटे कण होते हैं जो सांस में हमारे जाते हैं, धूल के कण या प्लास्टिक के कण पर्टिकुलर मैटर प्रदूषक होते हैं, जिनका स्तर 2.5 × 10⁻⁻10 के से तक होता है। ठीक है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका विकल्प हो जाएगा अमोनिया। चलिए अमोनिया छोड़ के बाकी PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन तीनों शामिल है। अगला दोस्तों, AQI में आमतौर पर PM10, PM2.5, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और NH3 शामिल होते हैं। लेकिन NH3 सभी देश की विशिष्ट प्रणालियों में शामिल नहीं है। भारत के AQI में NH3 शामिल है, लेकिन पहले के वैश्विक संस्करण में शामिल नहीं था। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? वाहनों से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक कौन है? देखिए दोस्तों, वाहनों का मतलब क्या होता है कि जो गाड़ियों का धुआं होता है उनमें कौन सा प्रदूषक है? क्या कह रहा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों पहला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अच्छा दोस्तों, फिर CO यही सही हो जाएगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और फ्लोराइड्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, B विकल्प सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ईंधन के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ अधिक मजबूती से बनता है, जिससे स्वास्थ्य को खतरा होता है। प्रमुख शहरी वायु प्रदूषक है ये। अगला दोस्तों,
झीलों में सुपोषण, दोस्तों नाम से कंफ्यूज मत होना। सुपोषण का मतलब क्या होता है कि झीलों में किसके कारण, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई तब भी दिक्कत हो जाएगी और कम होगी तब भी दिक्कत। सुपोषण का मतलब यही होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं हो गई। चलिए देखते हैं मुख्यतः किसके कारण होती है। भारी धातु जमाव, घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, अतिरिक्त पोषक तत्व और थर्मल प्रदूषण। तो दोस्तों ये आ जाएगा अतिरिक्त पोषक तत्व। सुपोषण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें अन्य तत्व भी, यानी अन्य अतिरिक्त पोषक तत्व ज़्यादा हो जाता है, जिससे काई लग जाती है। दोस्तों देखा होगा पानी में काई वगैरह अधिक लगती है, ठीक है। तो उससे झीलों के उस जो पारिस्थितिकी तंत्र है झीलों का वो विफल होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अतिरिक्त पोषक तत्व। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस होता है। प्रवाल स्फुटन यानी काई ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवन की मृत्यु का कारण बनती है। कृषि अफवाह क्षेत्र में ये आम है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारी धातु प्रदूषक है। भारी धातु प्रदूषक है कौन कौन सा है, देखिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, पारा और क्लोराइड। दोस्तों क्या हो जाएगा, पारा। दोस्तों पारा से मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग। चलिए दोस्तों, तो तंत्रिका तंत्र के लिए विषाक्त मछली में जैव संचयन मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के दहन द्वारा किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज, डेसिबल, पास्कल, वाट और डेसिबल। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल से। देखिए हर्ट्ज से नापा जाता है आवृत्ति, क्या नापी जाती है, आवृत्ति, ठीक है। पास्कल से दबाव और वाट से कार्य की क्षमता। तो दोस्तों विकल्प क्या हो जाएगा, डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण। देखिए मानव कान 0 से 140 डेसिबल रेंज में ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। लंबे समय तक 85 डेसिबल से अधिक संपर्क में रहने के कारण सुनने की क्षमता कम हो जाती है। WHO आवासीय क्षेत्रों में 55 डिग्री डेसिबल से कम की सिफारिश देता है। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन और समझौते। देखिए दोस्तों पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, विकल्प हैं आपके रियो डी जेनेरियो 1992, 1972 स्टॉकहोम, 2002 जोहान्सबर्ग और 2012 रियो 20। तो विकल्प दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका विकल्प आ जाएगा रियो डी जेनेरियो, विकल्प ए सही है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण विकास संयुक्त सम्मेलन UNCD के रूप में मनाया जाता है। एजेंडा 21, यूनिसेफ और CBD जैविक विविधता पर कन्वेंशन का नेतृत्व किया, सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा दिया। किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना, बेसल कन्वेंशन, पेरिस और समझौता में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो है ये है। ये दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 1957 में अपनाया गया, 2005 में लागू किया गया, विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है और पेरिस लक्ष्य समझौते से पहले का। अगला प्रश्न दोस्तों, पेरिस समझौता के तहत वैश्विक तापमान के स्तर को सीमित रखना है। पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान के स्तर को सीमित रखना। पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों 2015 में।
तो सीमित रखना है कब तक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1.5 और 2.5। तो सीमित रखना है 2 डिग्री सेल्सियस तक। कितने तक? 2 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए देखते हैं। UNFCCC के तहत इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का के तहत 2015 में हस्ताक्षरित हुआ था। उद्देश्य ये था कि वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है और अधिमान पूर्व स्तरों को 1.5 डिग्री से ऊपर। अच्छा दोस्तों, अगला स्टॉकहोम सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 4 इस सेगमेंट का। स्टॉकहोम सम्मेलन 2010 इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। बी, UNEPC की स्थापना करता है। इसने ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प दोस्तों आ जाएगा UNEP की स्थापना। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना। तो क्या कह रहा है? मानव पर्यावरण कार्यक्रम पर पहला वैश्विक सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म है UNEPC, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का निर्माण। और इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है देखते हैं। अम्लीय वर्षा, परमाणु अपशिष्ट, ओजोन क्षरण और जलवायु शरणार्थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले भी बताया गया था, ओजोन क्षरण से है। चलिए अगला CFC और HCFC के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में मदद की है। इसके तहत सबसे सफल वैश्विक पर्यावरण समझौतों में से एक माना जाता है। अगला दोस्तों, Rio+20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2010, 2012, 2015, 2020। तो दोस्तों ये कब आयोजित किया गया था? 2012 में, Rio+20। देखिए दोस्तों, पहला सम्मेलन हुआ था रियो सम्मेलन, तो ये हुआ था 1992 में। तो इसमें +20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2012 आ जाएगा। तो Rio+20 2012 में। रियो डी जेनेरियो कहाँ? ब्राज़ील में है। अगला दोस्तों देखिए क्या कह रहा, मूल रियो सम्मेलन के 20 साल बाद सतत विकास के लिए हरित अर्थव्यवस्था और संस्थागत ढांचे पर केंद्रित किया गया है। परिणाम भविष्य जो हम चाहते हैं उसके लिए दस्तावेज। अगला दोस्तों, कौन सा संगठन ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो IPCC, UNDCP, UNEPD, FAO। तो दोस्तों ये आ जाएगा UNEP। क्या जाएगा? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये क्या प्रकाशित करता है? ये प्रकाशित करता है ग्लोबल आउटलुक एनवायरमेंटल आउटलुक। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक प्रकाशित करता है। देखिए अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD। क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD। तो CBD कब अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, CBD स्टॉकहोम 1972 में, क्योटो 1997 में, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट 1992 में और जोहान्सबर्ग। तो CBD अपनाया गया था। सी विकल्प आ जाएगा रियो अर्थ समिट 1992 में।
इसका उद्देश्य है आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और उचित साझाकरण करना। जैव विविधता कार्य योजनाओं के लिए रूपरेखा। IPCC अंतर जलवायु पर सरकारी पैनल की स्थापना हुई है। कब हुई है? A 1988, B 1992, C 2000 और D 2005। तो विकल्प A सही हो जाएगा 1988। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? WMO और UNEP द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित है। ये जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदान करता है। 2007 में से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला दोस्तों अंतिम प्रश्न है, सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व शब्द को औपचारिक रूप दिया गया है। CBDR कब औपचारिक रूप दिया गया है? देखिए दोस्तों विकल्प क्या कह रहे हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम घोषणा, रियो घोषणा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों रियो घोषणा कब? 1992 में दिया गया था। CBDR। चलिए दोस्तों व्याख्या देखते हैं क्या कह रहा है। सतत और विकासशील देशों की अलग अलग क्षमताओं और जिम्मेदारियों को मान्यता देता है। यह जलवायु न्याय बहस का प्रमुख सिद्धांत है। अगला दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों भारत में पारित किया गया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1988 में। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था। दोस्तों क्या कह रहा है? भारत में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो पर्यावरणीय मंजूरी के लिए CPCB, NGT, MOFCC और BIS। तो दोस्तों जिम्मेदार है इसका MOFCC ये जिम्मेदार है। दोस्तों क्या कह रहा है? MOFCC का मतलब है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो पर्यावरणीय मंजूरी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला दोस्तों NGT का मतलब क्या है? NGT का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। चलिए दोस्तों इसके विकल्प क्या है? राष्ट्रीय हरित कार्यबल, नया शासन अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राष्ट्रीय विकास अधिकरण। तो इसका विकल्प C सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अगला दोस्तों